जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना स्टडी प्लेटफॉर्म सरोज सिलेक्शन पॉइंट पे। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, बहुत तंदुरुस्त होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि सीटेट एग्ज़ाम की डेट बिल्कुल आप लोगों के सामने है 7 जुलाई। तो उसी को देखते हुए आज हम इंपॉर्टेंट सीटेट के यानी कि सामाजिक विज्ञान एसएसटी के वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो हर बार सीटेट के एग्ज़ाम में रिपीट किए जा रहे हैं। तो अच्छे से दोस्तों इन सारे सामाजिक विज्ञान यानी कि एसएसटी के क्वेश्चन आप पढ़ेंगे जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होने वाले। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार हर साल ये सीटेट के एग्ज़ाम में रिपीट किए जाते हैं। तो अच्छे से इन सारे के सारे क्वेश्चनों को आप लोग पढ़ेंगे और अपने दोस्तों तक भी शेयर करेंगे ताकि उनको भी इंपॉर्टेंट टॉपिक का हेल्प मिल सके। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से इन क्वेश्चनों को हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन शुरू करने से पहले अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर क्या कहता है? पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का साधन था। तो क्या था साधन? वो जुआ, संगीत, शिकार या घुड़सवारी। तो इसका सही आंसर होगा शिकार करते थे। पूरा पाषाण काल में जो आदि मानव का मनोरंजन था, मनोरंजन का साधन था, वो था शिकार। वो शिकार पे निकलते थे अपने मनोरंजन के लिए, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है, नवपाषाण काल के लोगों द्वारा पाला गया प्रथम पशु था। तो प्रथम जो पशु था, पहला पशु था नवपाषाण काल के लोगों द्वारा, वो कौन सा था? तो याद रखेंगे, उन्होंने पहला पशु जो पाला था वो था कुत्ता। वो किस लिए पाला था? क्योंकि उनके शिकार करने में ये उनका सहयोगी था, उनका साथ देता था, इसीलिए उन्होंने पहला पाला गया उन्होंने जो पशु था वो था कुत्ता। और दूसरा क्या था? दूसरा उन्होंने जो पाला वो था भेड़। याद रखेंगे, दूसरा भेड़। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है, सबसे पहले कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल खोजा गया था? सबसे पहले कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल खोजा गया था? तो याद रखेंगे, सबसे पहले खोजा गया था हड़प्पा। क्या खोजा गया था? हड़प्पा को खोजा गया था सबसे पहले। कब खोजा गया था? किस वर्ष खोजा गया था? तो 1921 में। याद रखेंगे, कब खोजा गया? 1921 में। और किसने खोजा इसको, यानी कि इसकी खुदाई किसने स्टार्ट की थी? तो ये दयाराम साहनी। याद रखेंगे, कौन? दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा की खोज की। याद रखेंगे आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की मुद्रा में किस देवता की आकृति चित्रित थी? यानी कि जो मुद्राएं थी उनकी, उसमें किस देवता की आकृति चित्रित थी? तो किसकी थी? वो थी पशुपति की। याद रखेंगे, यानी कि उनके जो पूजनीय देवता थे वो थे पशुपति, इसीलिए उन्होंने अपने सिक्कों में, मुद्राओं में पशुपति देवता की आकृति चित्रित की हुई थी। याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, निम्नलिखित में से किसे मृतकों का टीला नाम से जाना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। निम्नलिखित में से किसे मृतकों का टीला नाम से जाना जाता है? तो याद रखेंगे, मोहनजोदड़ो को। किसे? मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला नाम से भी जाना जाता है। याद रखेंगे, किसे? मोहनजोदड़ो को। प्रेजेंट टाइम में यानी कि वर्तमान समय में मोहनजोदड़ो कहाँ पर है, किस देश में है? तो ये पाकिस्तान में है। याद रखेंगे, किस देश में है? वर्तमान समय में ये पाकिस्तान में है। याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है, मानव द्वारा सर्वप्रथम यानी कि सबसे पहले किस धातु का उपयोग किया गया था? मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया गया था? तो सबसे पहले किस धातु का उपयोग किया मानव ने? तो याद रखेंगे, तांबा का उपयोग सबसे पहले हुआ था। याद रखेंगे, मानव द्वारा सर्वप्रथम तांबा धातु का उपयोग किया गया था। अच्छे से रटेंगे, कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो कौन सी धातु का प्रयोग सबसे पहले किया मानव जाति ने? तो वो किया था तांबा का। याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, आर्य लोग भारत में कहाँ से आए थे? जो आर्य आए थे वो भारत में कहाँ से आए थे? तो याद रखेंगे, वो आए थे मध्य एशिया से। कहाँ से आए थे? आर्य लोग भारत में कहाँ से आए थे? वो आए थे मध्य एशिया। याद रखेंगे सभी लोग। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है, भारत के प्रतीक चिन्ह की आधार पट्टी पर अंकित शब्द सत्यमेव जयते किससे लिए गए हैं? तो किससे लिए गए हैं सत्यमेव जयते? तो ये लिए गए हैं
मुंडकोपनिषद। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। कहाँ से? मुंडकोपनिषद से लिए गए हैं। भारत का जो प्रतीक चिन्ह है सत्यमेव जयते, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ से मिलता है? गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ से मिलता है? तो ये मिलता है ऋग्वेद से। कहाँ से मिलता है? ऋग्वेद से मिलता है। सभी लोग याद रखेंगे, गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद से मिलता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है, पाणिनि किस विषय के प्रसिद्ध विद्वान थे? तो किस विषय के थे? वो थे भाषा और व्याकरण के। याद रखेंगे, भाषा और व्याकरण के प्रसिद्ध विद्वान थे पाणिनि। याद रखेंगे सभी लोग, किसके? भाषा और विज्ञान के, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो किस गांव में हुआ था? तो याद रखेंगे, लुम्बिनी नामक गांव था। लुम्बिनी नामक गांव जो कि नेपाल में है। याद रखें, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी नामक गांव था। वर्ष अगर आपसे पूछ ले कि गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो किस वर्ष हुआ था, तो याद रखेंगे 563 ईसा पूर्व। याद रखेंगे, ईसा पूर्व में हुआ था। 563 ईसा पूर्व में हुआ था। यहाँ आपका ये दूसरा क्वेश्चन बनता है। इसी क्वेश्चन में तीसरा क्वेश्चन भी आपको पूछ सकता है कि महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल में उनका जन्म हुआ था? तो याद रखेंगे, शाक्य क्षत्रिय कुल में उनका जन्म हुआ था। किस कुल में? कौन से क्षत्रिय कुल में? शाक्य क्षत्रिय कुल में उनका जन्म हुआ था। ठीक है, आपसे ये भी पूछ सकता है कि किस वर्ष उनका जन्म हुआ, तो 563 ईसा पूर्व। कौन से कुल में उनका जन्म हुआ, तो शाक्य कुल में हुआ। किस गांव में हुआ, तो लुम्बिनी नामक स्थान पे या गांव में उनका जन्म हुआ। याद रखेंगे सभी लोग। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो याद रखेंगे, प्रेजेंट टाइम में कुशीनगर में। कुशीनगर, जिसे पहले कुशीनारा कहा जाता था। ठीक है, तो कुशीनगर में महात्मा बुद्ध की यानी कि गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। किस वर्ष हुई थी ये भी आप नोट करेंगे, ये भी आपसे पूछ सकता है। तो 483 ईसा पूर्व में हुई थी। 483 ईसा पूर्व में हुई थी। याद रखेंगे, उस समय उनकी आयु कितनी थी? 80 वर्ष के थे। ठीक है, याद रखेंगे, किस वर्ष के थे? 80 वर्ष के थे महात्मा बुद्ध। याद रखेंगे। एक चीज़ और नोट डाउन करेंगे, जो बौद्ध धर्म में होते हैं जब शरीर त्याग देते हैं यानी कि जब उनकी मृत्यु होती है तो उसे क्या कहा गया? यानी कि जब महात्मा बुद्ध खत्म हुए थे यानी कि मृत्यु हुई थी उनकी, तो क्या कहा गया था उसे? महापरिनिर्वाण। याद रखेंगे, उनके शरीर त्यागने को क्या कहा गया? ये भी आप लोग याद रखेंगे, महापरिनिर्वाण। याद रखेंगे, महापरिनिर्वाण उसे कहा गया। याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जातक पवित्र ग्रंथ है। जातक जो पवित्र ग्रंथ है किस धर्म का है? तो वो बौद्ध धर्म का है, यानी कि बौद्धों का है। याद, बौद्धों का पवित्र ग्रंथ है ये जातक। याद रखेंगे, किसका? बौद्धों का। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चतुर्थ यानी कि चौथा बौद्ध सम्मेलन किसके शासनकाल में हुआ था? तो किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये तो हुआ था कनिष्ठ के शासनकाल में। याद रखेंगे, उस समय किसका शासन चल रहा था? कनिष्ठ के शासनकाल में चतुर्थ यानी कि चौथा बौद्ध सम्मेलन हुआ था। ठीक है, याद रखें। वर्ष पूछ लिया जाए आपसे तो 72 ईस्वी चल रही थी। ठीक है, 72 ईस्वी चल रही थी उस टाइम कनिष्ठ के शासनकाल में, जब चौथी बौद्ध सम्मेलन हुआ था। ठीक है, चौथा बौद्ध सम्मेलन हुआ था। एक चीज़ और नोट डाउन करेंगे, उस समय अध्यक्ष कौन था? ये भी कई बार पूछ लेता है। जब कनिष्ठ के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन हुआ उस समय इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो याद रखेंगे, वसुमित्र। वसुमित्र, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा है कि इसकी अध्यक्षता किसने की? वसुमित्र ने की थी। ठीक है, याद रखेंगे। और कहाँ पे हुई थी चौथी बौद्ध जो सम्मेलन हुआ था? ये हुआ था कश्मीर के कुंडल वन में। एक चीज़, ये भी चीज़ आप लोग नोट कर लेंगे, कश्मीर के कुंडल वन में चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन हुआ था कनिष्ठ के शासनकाल में। 72 ईस्वी में इसकी अध्यक्षता की वसुमित्र ने। ये सभी पॉइंट आप नोट करेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे।
मैं सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों को नोट करा रहा हूँ ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से छूटा ना रह जाए। चलिए दोस्तों, अच्छे से पढ़ेंगे, सारी वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई? अगला क्वेश्चन कहता है सिकंदर की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो याद रखेंगे सिकंदर की जो मृत्यु हुई वो ही हुई बेबीलोन नामक स्थान पर हुई थी। कहाँ पर? बेबीलोन नामक स्थान पर हुई थी। वर्ष पूछ लिया जाए तो 383 ईसा पूर्व में, 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की मृत्यु हुई थी। उस समय उसकी आयु 32 वर्ष थी। ठीक है, 32 वर्ष की आयु में उसकी मृत्यु हो चुकी थी। कहाँ पर? बेबीलोन नामक स्थान पर उनकी मृत्यु हुई थी सिकंदर की। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है किस यूनानी इतिहासकार को इतिहास का जनक कहा जाता है? तो इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? हेरोडोटस। याद रखेंगे किसे कहा जाता है? हेरोडोटस। इसका आंसर सभी बच्चों को पता होगा। किस यूनानी इतिहासकार को इतिहास का जनक कहा जाता है? तो ऑप्शन बी हेरोडोटस बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? पहले तो आप ये जानेंगे मेगास्थनीज था कौन। ये यूनान का एक राजदूत था। याद रखेंगे यूनान का एक राजदूत था। याद रखेंगे इसे। किसके शासनकाल में आया? तो ये आया चंद्रगुप्त मौर्य के। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य जो कि मौर्य वंश के संस्थापक थे, चंद्रगुप्त मौर्य, उनके शासनकाल में मेगास्थनीज आया जो यूनानी राजदूत था। याद रखेंगे। एक चीज़ और नोट डाउन करेंगे, मेगास्थनीज की एक प्रसिद्ध पुस्तक है जिसमें मौर्य वंश का वर्णन पूरा किया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है और एग्जाम में भी कई बार पूछा गया है। तो कौन सी पुस्तक है? सभी बच्चे जल्दी से आंसर देंगे कमेंट बॉक्स में अगर आप लोगों को पता होगा। तो मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के। और मेगास्थनीज की जो प्रसिद्ध पुस्तक है वो कौन सी है? वो है इंडिका। कौन सी है दोस्तों? इंडिका। याद रखेंगे इसको भी, इस पॉइंट को भी आप लोग नोट डाउन करेंगे। ये भी एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं कि मेगास्थनीज की या इंडिका किसकी पुस्तक है, या मेगास्थनीज की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है। किसी भी तरह से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये आपको याद रखना है, मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में आया था और इंडिका में उसने चंद्रगुप्त यानी कि मौर्य वंश का वर्णन किया हुआ है अपनी पुस्तक इंडिका में। याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। ये एक यूनानी राजदूत था मेगास्थनीज। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? चाणक्य जो था वो किसका प्रधानमंत्री था? तो याद रखेंगे वो था चंद्रगुप्त मौर्य का। किसका प्रधानमंत्री था चाणक्य? चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था चाणक्य। याद रखेंगे किसका? चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? चाणक्य था। याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कि अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए विदेशों में किसको भेजा था? यानी कि बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने विदेशों में भी प्रचार करने के लिए लोगों को भेजा। तो उसने किसको भेजा था? तो याद रखेंगे ऑप्शन बी संघमित्र या संघमित्रा को भेजा था। तो संघमित्रा कौन थी? संघमित्रा थी अशोक की पुत्री थी। एक चीज़ नोट डाउन करेंगे आप लोग इस पॉइंट को, ये अशोक की पुत्री थी। कौन थी? पुत्री थी। इन्होंने संघमित्रा के साथ अपने बेटे महेंद्र को भी, एक चीज़ और नोट डाउन करेंगे, महेंद्र को भी, इनका बेटा था अशोक का, सम्राट अशोक का, इन्होंने अपनी पुत्री संघमित्रा और बेटे महेंद्र को विदेश भेजा। यानी कि विदेश में कहाँ भेजा? श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा। कहाँ भेजा? श्रीलंका में भेजा। याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है मौर्य वंश का अंतिम राजा था। मौर्य वंश का जो संस्थापक था वो तो चंद्रगुप्त मौर्य था, पर मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था कौन था? तो याद रखेंगे बृहद्रथ। कौन था? बृहद्रथ जो था वो मौर्य वंश का अंतिम शासक था। याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है दिल्ली पर राज्य करने वाली प्रथम महिला शासिका है, यानी कि शासिका थी। तो दिल्ली पर राज्य करने वाली प्रथम महिला शासिका थी, कौन थी? तो याद रखेंगे ये प्रथम भी थी और एकमात्र भी थी। कौन थी? रजिया सुल्तान। याद रखेंगे दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम और एकमात्र जो शासिका थी वो कौन थी? रजिया सुल्तान थी। ठीक है, याद रखेंगे। बात की जाए रजिया सुल्तान किस वंश की थी?
किस घराने की थी? तो ये थी गुलाम वंश की, याद रखेंगे। ये थी गुलाम वंश की थी। कौन से वंश की? गुलाम वंश की थी। और ये इल्तुतमिश की बेटी थी। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी, याद रखेंगे, जो कि एकमात्र दिल्ली सल्तनत की मुस्लिम शासिका थी। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, कुतुब मीनार के निर्माण का कार्य किसने पूरा किया था? तो कुतुब मीनार का जो निर्माण का कार्य था वो पूरा किसने किया था? इससे पहले आप जान लीजिए कि इसकी नींव किसने रखी थी। इसकी नींव तो रखी थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी नींव रखी। और इसको पूरा किसने किया? क्वेश्चन आपका कहता है इसको पूरा किसने किया? तो इल्तुतमिश ने इसको पूरा किया। आपका सही आंसर होगा इल्तुतमिश। और इसकी नींव रखी थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, पर उनकी मृत्यु हो गई थी। फिर उसके बाद इसका काम जो पूरा किया कुतुब मीनार का, तो वो किया इल्तुतमिश ने, याद रखेंगे। इसका काम पूरा किसने किया? इल्तुतमिश ने, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अजंता तथा एलोरा की गुफाएं कहाँ पर स्थित है? अजंता तथा एलोरा की गुफाएं कहाँ पर स्थित है? तो ये है महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र राज्य में है, याद रखेंगे। अजंता तथा एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है, महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। कितनी बार? सबसे ज़्यादा बार जिसने आक्रमण किया भारत पर वो था महमूद गजनवी। ये गजनी का शासक था, गजनी का राजा था, जिसने भारत पर कितनी बार? कुल 17 बार आक्रमण किया। इसने 17 बार आक्रमण किया। 1000 से 1027 ईस्वी तक इसने भारत पर इस बीच 17 बार आक्रमण किया, याद रखेंगे। इसने 17 बार आक्रमण किया था। और सबसे इसका महत्वपूर्ण और सबसे जो है खतरनाक आक्रमण था वो कौन सा था? वो था सोमनाथ मंदिर पर 1025 ईस्वी में। 1025 ईस्वी में इसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया, जिसमें इसने बहुत सी लूट की, बहुत बड़ी लूट की इसने। सोमनाथ मंदिर में बहुत सारे हीरे जवाहरात और सोना वहाँ से इसने चुराया, ठीक है, याद रखेंगे। तो इसका सबसे बड़ा आक्रमण था 1025 में सोमनाथ मंदिर पर, जिसने बहुत बड़ी लूट की मोहम्मद गजनवी ने। चलिए याद रखेंगे इसे। चलिए आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन कहता है, तिरुपति मंदिर अवस्थित है। तिरुपति मंदिर अवस्थित है कहाँ पर है? तो ये है आंध्र प्रदेश में, याद रखेंगे। तिरुपति जो मंदिर है वो कहाँ पर है? ये है आंध्र प्रदेश, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है, महाबालेश्वर मंदिर अवस्थित है कहाँ पर है? महाबालेश्वर, तो ये है, याद रखेंगे, महाराष्ट्र में। कहाँ पर है महाबालेश्वर? तो ये है महाराष्ट्र, याद रखेंगे आप लोग। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक ने किया? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक ने की? तो याद रखेंगे धर्मपाल ने की थी। कौन से शासक ने की? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की, याद रखेंगे सभी लोग। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो मीनाक्षी जो मंदिर है बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, ये कहाँ पर अवस्थित है? तो याद रखेंगे जो मीनाक्षी का मंदिर है ये मदुरई में है। कहाँ पर है? मदुरई में है, याद रखेंगे। मदुरई कहाँ पर है? ये तमिलनाडु का एक नगर है, याद रखेंगे। तमिलनाडु का नगर है जहाँ पर मीनाक्षी मंदिर स्थित है, मदुरई में, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है, बोधगया में प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर किस शासक ने बनवाया था? बोधगया में प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर किस शासक ने बनवाया था? तो ये सम्राट अशोक ने बनवाया था, याद रखेंगे। कौन? सम्राट अशोक ने बोधगया में प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर वहाँ पर बनवाया था, याद रखेंगे। बोधगया कहाँ पर है, किस राज्य में है? तो ये है बिहार राज्य में है, याद रखेंगे। बोधगया में प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर किस शासक ने बनवाया? तो ये सम्राट अशोक ने बनवाया था, याद रखेंगे सभी लोग। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है, दिलवाड़ा का जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो याद रखेंगे ये करवाया था चालुक्यों ने। चालुक्यों ने दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण करवाया था, याद रखेंगे। सही आंसर होगा आपका
चालुक्यों ने करवाया था, याद रखेंगे। तो ये थे दोस्तों सीटेट से रिलेटेड एसएसटी के यानी कि सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी यूज़फुल और हेल्पफुल साबित होने वाले हैं। वीडियो समझ ना आई तो दोबारा पढ़िएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके आने वाले एग्जाम में संभवतः इनसे क्वेश्चन देखने को मिल जाए। तो वीडियो अच्छी लगी हो, क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो लाइक करना, नए हैं तो सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों तक भी शेयर करो। चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद।